औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज इस पहले लेक्चर में हम 11वीं 12वीं जमात में जो उर्दू के पर्चे में तशरीह का सवाल होता है उसके बारे में बहुत बुनियादी बातें आपको बताने जा रहे हैं। आम तौर पे बच्चों का सवाल ये होता है कि तशरीह कितने सफ़ात की होनी चाहिए, और कुछ तलबा जो उनसे भी ज़्यादा मतलब समझदारी का मुज़ाहरा करते हैं उनका सवाल ये होता है कि तशरीह कैसे करें। आम तौर पे 9वीं 10वीं में जो तरीक़ेकार रहा वो क्या था कि आप एक पैराग्राफ की तशरीह करते हैं और उसी पैरे को एक बड़ा सारा पैराग्राफ बना के लिख के छोड़ देते हैं। ये काफ़ी नहीं है और ये तरीक़ा ही दुरुस्त नहीं है। पैराग्राफ की तशरीह जो है उसमें 5 मरहले हैं जो हम आपको सिखाएंगे, और ये बहुत आसान है। जैसे आप 5 उंगलियां हैं, बस ऐसे 5 मरहलों में से उस पैराग्राफ को लेके गुजरना है, और यही उसका तशरीह का तरीका है। रहा कि वो उसकी तवालत कितनी होगी, कितने सफ़े पे लिखा जाएगा, ये उस तरीके पे जब आप अमल करेंगे तो वो अज़ खुद तय हो जाएगा, आपको उसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए ये उसी के अंदर मौजूद है। वो 5 जो मरहले हैं, वो 5 बातें जो आपसे पूछी गई हैं तशरीह के सवाल के अंदर, वो पहली ये है कि आप उस पैराग्राफ के अहम निकात बता दें, दूसरे लफ्ज़ों में उसका मफ़हूम बताएं कि उस पैराग्राफ में है क्या। दूसरी बात कि वो जो चीज़ें उस पैराग्राफ के अंदर हैं उनको आप अलग अलग कर दें, उसका तज्ज़िया कर दें, उसको अज्जा में तकसीम कर दें। उसमें 1 नुक्ता है, 2 हैं, 3 हैं, उनको अलग अलग पैराग्राफ में आप बयान करना शुरू करेंगे। तीसरा मरहला ये है कि उन्हीं चीज़ों को जिनको आपने अलग अलग किया आप फिर से उनको जोड़ देंगे, तालीफ़ कर देंगे, सिंथेसाइज कर देंगे, और फिर वो चीज़ें उसी तरह जैसे इब्तदा शुरू की थी अलग अलग किए, अब आप उनको फिर से एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। ये तीसरा मरहला हुआ। चौथा मरहला इतलाक़ है उस इल्म का। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि उसमें उसका मतलब क्या है, पैराग्राफ में मफ़हूम क्या है उन बातों का, वो कौन कौन सी बातें हैं। जब आप ये जान चुके, अब आप उसी बात से मिलती जुलती बात जो किसी और ने कही है, जो हवाला है उसका, वो आप तहरीर करते हैं। जैसे कि आम तौर पे होता है कि आप कुरान करीम से कोई आयत करीमा जो है वो या उसका तर्जुमा लिखते हैं, अहादीस मुबारका से कोई हवाला देते हैं, और फिर अशार हैं मुख्तलिफ़ शोरा के आप बताते हैं कि यही बात जो है, इसी मफ़हूम की बात किसी दूसरे मुसन्निफ़ या शायर ने यूँ कही है, उसके अल्फाज में आप वो बयान करते हैं। ये इतलाक़ है नॉलेज का, और ये चौथा मरहला है। पाँचवा और आखिरी मरहला जो है वो नक़द है। नक़द का मतलब है उसकी कदर व कीमत मापना, कि जो लिखने वाला है मुसन्निफ़ शायर, और वो जो नसर पारा है या वो शेर है, जो भी वो चीज़ है, उसकी कदर व कीमत क्या है अदब के अंदर। मुसन्निफ़ कितना बड़ा आदमी है, उसके क्या नज़रियात हैं, क्या उसके अफ़कार हैं, उसके बारे में कुछ बात, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में जो बात होती है, और फिर ये भी कि उसका उस अदब में, जैसे हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो उर्दू अदब में उस शख्स का मुकाम व मर्तबा क्या बनता है। ये पाँचवा और आखिरी हिस्सा है जो हम तशरीह के सवाल में डील कर रहे होते हैं। और अब इन पाँचों को, इससे पहले कि आप ये याद कर पाएँ, बस ऐसे समझें कि मैं इन मरहलों को फिर से एक मिसाल से दोहरा देता हूँ। ये एक पैराग्राफ फ़र्ज़ कर लें कि ये पैराग्राफ है जिसकी हम तशरीह करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मरहला ये कि हम ये बताएंगे है क्या। ज़ाहिर बोर्ड मार्कर है। आप सबसे पहले मफ़हूम के तौर पे ये बताएंगे कि है क्या। ये मफ़हूम इसका है कि ये चीज़ क्या है, सवाल जो क्या होता है इसका जवाब मफ़हूम है। ये मार्कर है, ये इसका पहला जवाब हो गया। ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर आप नया पैरा शुरू करेंगे, और अब आपने इसके क्योंकि पैराग्राफ के अज्जा को अलग करना है, तो जैसे मैं इस मार्कर को खोलूँ, इसकी कैप अलग हो गई, इसका ये हिस्सा अलग हो गया, इसका यहाँ से खोल दें, इसमें वो एक रीफ़िल वो जो भी इसमें चीज़ें हैं आप सब को अलग अलग करके दिखा दें, ये तज्ज़िया है इसका। और तालीफ़ या फिर से जोड़ना क्या है कि मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा उसी जगह पे रख के जोड़ के बंद करके दिखा दूँ कि ये मार्कर है। ये तीसरा मरहला हो गया तालीफ़ का। चौथा इतलाक़ का मरहला ये है कि जैसा कि ये मार्कर का अब हमें समझ में आ चुका है, तो मैं दिखाता हूँ कि एक और मार्कर भी है। ठीक है, वो भी मार्कर ही है, वो किसी और शायर अदीब ने कही हुई बात है,
وہ حوالے کے لیے میں ایک اور رنگ کا وہ جو کلام ہے کوئی اس میں وہ حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے بات بالکل پوری طرح سمجھ آ چکی ہے، اور میں ویسی ہی بات، اسی خیال کو، اسی مفہوم کو دوسرے شاعر ادیب کے ہاں بھی پہچان سکتا ہوں۔ تو یہ یعنی ہمارا چوتھا مرحلہ جو ہے اس کے حوالے کا مکمل ہو گیا۔ آخر پہ یہی ہے کہ یہ مارکر یا وہ جس نے لکھا ہے اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نقد ہے، ایویلیویشن ہے کسی ادیب کی، کسی ادب کی، کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ 5 مرحلے ہیں جن میں سے گزرتے ہوئے ہم کسی بھی سوال، چاہے وہ شعر ہے، چاہے وہ نثر پارہ ہے، وہ غزل ہے یا وہ نظم ہے، ہر چیز کی تشریح کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا۔ اور رہی بات کہ اس میں جو ہیڈنگ آپ دیتے ہیں، بعض کتابوں میں مفہوم کی الگ سے سرخی دی جاتی ہے، اردو میں تشریح کرتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے اندر جو مختلف پیراگراف بنانے ہیں وہی سارا کچھ الگ ہو جاتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد۔ ہم اس کو تفصیل سے تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، جو آپ کا 11ویں جماعت کا پہلا سبق ہے اس کا پہلا ہی پیراگراف ہے مثال کے طور پہ، ہم اس کی تشریح آپ کو لکھوائیں گے، اس کی کر کے، اور یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے دکھائیں گے، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز بہت آسان ہے۔ فی الحال پہلے لیکچر کے لیے آپ کو اس کے اختتام تک وہ 5 مرحلے جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں، وہ 5 ہیڈنگز یاد رکھنی ہیں، اور اسی ترتیب سے ہم نے ہر بار تشریح کا طریقہ کا اسی ترتیب سے کھولتے جانا ہے پیراگراف کو۔ وہ 5 جو سرخیاں میں پھر سے دہرا دیتا ہوں: مفہوم، تجزیہ، تالیف، اطلاق اور نقد۔ مفہوم کا مطلب کیا، سوال جو ہے کیا، اس کا جواب۔ تجزیے کا مطلب اس کے نکات کو الگ الگ پیروں میں لے جانا۔ تالیف کا مطلب ان الگ الگ کیے ہوئے پیروں کو پھر سے ایک ہی پیرے میں واپس لے آنا۔ اطلاق کا مطلب ہے حوالہ کے شعر بتانا۔ اطلاق اس کا مطلب ہے اپلیکیشن آف نالج، اور عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اطلاق میں آپ حوالہ جات دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے کوئی بات ہو سکتی ہے، یا وہ کسی دوسرے شاعر کی کوئی شعر کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی کا قول آپ نقل کر سکتے ہیں۔ اطلاق کا مطلب حوالہ جو کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور آخری مرحلہ اس کا نقد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب اور ادیب کے بارے میں بتائیں گے، ادیب کے حالات زندگی اس میں آتے ہیں، اور اس کی کتابیں جو بالخصوص ہوتی ہیں، جو شہرہ آفاق کتابیں ہیں، ان کا کام ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہ جو سبق آپ کے نصاب میں ہے اس کا کوئی اخلاقی یا قومی سطح پر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی اہمیت اس سبق کی کیا ہے۔ تو یہ ہم کچھ سبقوں کے ساتھ ساتھ ان کو وضاحت بھی کرتے جائیں گے فی الحال پہلے لیکچر کے اختتام تک۔ اور اگلی دفعہ جب ہم پہلے سبق کی انشاءاللہ تشریح کر رہے ہوں گے، اس وقت تک آپ کو یہ 5 جو مرحلے ہیں یہ انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے، اور وہ 5 جو ہیڈنگز آپ کو بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: مفہوم، تجزیہ، تالیف، اطلاق اور نقد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔